Hello students, hope all of you are well. So today I am going to start with our next topic of abstract algebra, that is the cyclic group and related problems. Before I go to the topic, I want to say that please follow the previous video lectures, the link in the notification tray, so that you can learn a lot about abstract algebra. So let's start with the topic. So what is a cyclic group? So cyclic group होता क्या है, पहले हम लोग को ये समझना है. तो ग्रुप के बारे में हम लोग जानते हैं. ग्रुप होने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए. उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन द जी सेटिस्फाइज सम प्रॉपर्टीज, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. कंसिस्टिंग ऑफ दिस फोर प्रॉपर्टीज जी फॉर्म्स ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी कंपोजिशन. तो उसके साथ और क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे हम लोग उसको सिंपली ग्रुप नहीं कहेंगे, उसको साइक्लिक ग्रुप कहेंगे. तो वो हम लोगों को मालूम करना है. तो साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, देखो. लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, देन जी इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इफ जी इक्वल टू ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड. इसका मतलब क्या होता है, देखो. इसका मतलब ये है कि सपोज वी हैव ए ग्रुप जी इन आवर हैंड and we have an element from the group, say A, B, C, D, any element we have from our hand, and suppose every element of the group can be written in some power of A. Every element of the group can be written in some power of A, integral power of A, not the fraction power. Okay, always remember, not the fraction power, always it will be some integral power. That is, n belongs to z, every element of the group can be put in the form a to the power some integer. तो ऐसे करके अगर सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग कहेंगे ये ग्रुप क्या हो रहा है, साइक्लिक ग्रुप हो रहा है. और क्योंकि ये ग्रुप ए से रेडी हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ ए, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ग्रुप जनरेट हो रहा है किससे, ए एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. ठीक है. और जो ग्रुप साइक्लिक होता है जनरेटेड बाय ए, उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, जी इज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए. तो अभी तो ये मैं जो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, जो डेफिनेशन लिखा हुआ हूँ, तो वो डेफिनेशन है कॉम्पोजिशंस के लिए. तो कॉम्पोजिशंस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, कॉम्पोजिशन हो सकता है. लेकिन एक स्पेसिफिकली कॉम्पोजिशन के लिए कैसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप को डिनोट करते हैं वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे. If suppose G comma plus be a cyclic group, with respect to addition this form a cyclic group, the element A is a generator of the group, then G will be in the form of n into A, n belongs to Z. तो हम लोग जानते हैं कि जब एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई ग्रुप होता है तो एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए. तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में और उसका एक जनरेटर है A, तो सभी एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इंटू ए. इसका मतलब ये है कि हम लोग a को ऐड करते जाएंगे और ग्रुप का बाकी सभी एलिमेंट चला आएगा. ठीक है. तो एक दो एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं साइक्लिक ग्रुप कैसे निकालते हैं. मैंने तुम्हारे सिलेबस में फाइनाइट ग्रुप का एक वीडियो लेक्चर दिया हुआ है. वो वीडियो लेक्चर में पहला मेरा जो ग्रुप था वो था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म से ग्रुप जहां पे ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है. So you can see that every element of this group can be take as a power of omega. Why? Because omega to the power 1 equals to omega, omega to the power 2 that is equals to omega square, omega to the power 3 that is equals to 1. So if you take omega to the power any integer, then this will give us the values 1 omega omega square. So with the help of omega I can generate all the elements of the set. Therefore omega is a generator of this group. ठीक है. तो ये इसी को मैंने लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द ग्रुप एस इज इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड. तो यहाँ पे एस क्या हो जाता है, जनरेटेड बाय ओमेगा हो जाता है. ठीक है. ऑल्सो वी कैन चेक दैट ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप. कैसे, ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा. ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 4 हो जाता है. तो ओमेगा टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, ओमेगा टू दी पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1. एंड ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर 3 करेंगे तो ओमेगा टू दी पावर 6 आ जाता है और ओमेगा टू दी पावर 6 का वैल्यू हो जाता है 1. ठीक है. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं
कि ये जो ग्रुप है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। तो इसको देख के हम लोग को पता चल जाता है कि कोई एक ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो ग्रुप में एक ही जनरेटर होगा, इसका कोई बात नहीं है। ए ग्रुप कंटेन मोर देन वन जनरेटर in itself. Okay, for the second example also we can see that ये भी मैंने प्रॉब्लम किया हुआ था, वहां पे तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे 1 माइनस 1 आई माइनस आई विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डॉट ये भी ग्रुप फॉर्म करता है, जहां पे हम लोग देख सकते हैं आई टू दी पावर 1 इक्वल्स टू आई है, आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 है, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई है, आई टू दी पावर 4 इक्वल टू 1 है। तो स्पेसिफिकली आई को ले लो, आई का कुछ भी पावर अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देन वी कैन सी दैट द एलिमेंट्स 1 माइनस 1 आई माइनस आई, all these elements are coming back with the help of positive power of I. So we can say that S is generated by I. Similarly, minus I is also a generator. Clear? Now next we go to another group, say Z comma plus, very interesting group. So here we can see that we have an element 1 and every element of this group can be put in the form n into 1 for n belongs to Z. कैसे? अगर हम लोग को 2 चाहिए विद द हेल्प ऑफ 1 तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1 लिखेंगे। अगर हम लोग को 100 चाहिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 100 इंटू 1 लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग एक्चुअली 1 को 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग को माइनस 10 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस 10 इंटू 1 लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग 1 को माइनस 10 टाइम्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जो है तो वो अगर प्लस के रिस्पेक्ट में है तो हम लोग पहले ही तुमको बता चुके हैं कि ग्रुप को कैसे होना चाहिए, n इंटू ए फॉर्म में होना चाहिए। So for every element in the Z with respect to plus, we can see that the elements are in the form of n into something. So obviously Z comma plus is a cyclic group generated by 1. Also you can verify that minus 1 is another generator. Next जो यहाँ पे मैंने नोट बोला है, ये नोट को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे मैंने बोला है कि Q plus R plus are not cyclic groups because of the fact that they have no generators. रैशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको मैंने यहाँ पे नोट के एंड पे प्रूफ किया है, इसको तुम समझ सकते हो। सपोज हम लोग अगर Q प्लस को साइक्लिक ग्रुप पकड़ते हैं, ठीक है। अब सपोज इफ वी कंसिडर्स Q प्लस एज ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सम एलिमेंट A, देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप एवरी एलिमेंट ऑफ Q प्लस कैन बी पुट इन द फॉर्म n इंटू ए, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू Z। अभी देखो Q तो रैशनल नंबर है तो उसमें हाफ होगा, तो हाफ इंटू ए बिलोंग्स टू Q, ठीक है। A तो Q का एलिमेंट है और हाफ भी कहाँ पे होगा? Q पे होगा। तो अगर हाफ भी Q पे है, A भी Q पे है, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो हाफ इंटू ए कहाँ पे जाएगा? Q पे जाएगा। लेकिन हाफ इंटू ए को हम लोग n इंटू ए फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे n इंटीजर होगा? ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, क्योंकि हाफ तो क्या है? रैशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं Q प्लस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली वी कैन से R प्लस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एग्जाम पे आता है कि प्रूव दैट Q प्लस इज नॉन साइक्लिक, हेंस शो दैट R प्लस इज नॉन साइक्लिक। इसके बारे में मैं तुम लोग को कुछ देर बाद फिर से बताऊंगा। तो लेट अस गो टू द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्स सेवरल टाइम इन योर एग्जाम। So a proof that every cyclic group is abelian. कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो वो ऑलवेज कम्यूटेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन। तो कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे? देखो, सपोज G बी एनी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। तो G मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका एक जनरेटर है A। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? साइक्लिक ग्रुप को अगर कम्यूटेटिव प्रूफ करना है तो हम लोग को सिंपली दिखाना है, अगर हम लोग 2 एलिमेंट्स पकड़ेंगे तो उस दोनों का कॉम्पोजिशन क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा, ठीक है ना। सो लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स P, Q बिलोंग्स टू G। तो अगर P, Q G का एलिमेंट है और G A से जनरेट हो रहा है तो P को हम लोग a टू दी पावर सम इंटीजर और Q को भी हम लोग a टू दी पावर सम इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है और A इस सेट का जनरेटर है, तो साइक्लिक ग्रुप का जो डेफिनेशन होता है उसी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो P विल बी इक्वल टू a टू दी पावर R, Q विल बी इक्वल टू a टू दी पावर S फॉर सम इंटीजर R एंड S। तो P Q का वैल्यू क्या होगा? a टू दी पावर R, a टू दी पावर S। तो A को हम लोग 8 टाइम्स कंपोज किए हैं, A को हम लोग S टाइम्स कंपोज किए हैं। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं? A को R प्लस S टाइम्स कंपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो A का पावर क्या हो जाएगा? R प्लस S। तो R प्लस S क्या है? इंटीजर है। तो R प्लस S और S प्लस R में तो कोई डिफरेंस नहीं है। R plus S that will be equals to S plus R and that will be equals to a to the power S into a to the power R.
यहाँ पे तुम लोग कॉम्पोजिशन से भी लिख सकते हो। अगर ग्रुप में कॉम्पोजिशन डिफाइंड है तो एग्जाम में भी कॉम्पोजिशन से लिखो, लेकिन अगर ग्रुप में कोई कॉम्पोजिशन गिवन नहीं होगा तो कॉम्पोजिशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसे लिखा हूं वैसे तुम लोग लिख सकते हो। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू इनटू पी। सो हियर वी कैन सी दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी फॉर ऑल पी क्यू बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर वी शो दैट द ग्रुप इज एबेलियन। तो ये तो हो गया मेरा एक प्रॉब्लम, जहाँ थ्योरम जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या हो रहा है, एबिलियन हो रहा है। तो साइक्लिक होगा तो एबिलियन तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग देख सकते हो मैं कितना स्टार दिया है यहाँ पे, दोनों ही प्रॉब्लम और नोट के साथ ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन बट द नोट सेज दैट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ग्रुप एबिलियन होता है तो वो हर वक्त साइक्लिक होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को एक स्पेशल ग्रुप लेना पड़ता है, वो होता है क्लेन्स-4 ग्रुप। क्लेन्स-4 ग्रुप क्या है? देखो, V equal to EABC consist of these 4 elements and the composition table is given by this। कंपोजिशन टेबल मैं तुम लोग को समझा देता हूं कैसे ये क्लेन्स-4 ग्रुप आता है। तो यहाँ पे EABC मैंने लिखा हुआ है। E है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E के साथ अगर कोई भी एलिमेंट्स को कंपोज करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे E इंटू ए E, E इंटू E दैट इज E इंटू ए E इंटू B B, E इंटू C। जैसे पहला कॉलम भी सेम होगा, EABC आ जाएगा। अभी ए से अगर ए को कंपोज करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब ये है कि सभी एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स होता है। सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई, बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई, सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई। सभी एलिमेंट खुद का सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। ए का इनवर्स ए होगा, बी का इनवर्स बी होगा, सी का इनवर्स सी होगा। तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई, बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई, सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई। अभी अगर ए इंटू बी करेंगे तो ए इंटू बी अगर करेंगे तो ए और ई तो आ चुका है ये टेबल पे। तो ए बी जब करेंगे तो ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है वो वहां पे आएगा। तो ए और बी को जब हम लोग कंपोज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे दोनों ए ई आ चुका है, और ए और बी को छोड़ के कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? सी है। तो ए इंटू बी दैट विल बी इक्वल टू सी, ए इंटू सी दैट विल बी इक्वल टू बी, दैट इज द ग्रुप का लास्ट एलिमेंट। सिमिलरली बी इंटू ई करेंगे तो बी आएगा, बी इंटू ए करेंगे तो क्या होगा? बी इंटू ए करेंगे तो बी और ए को छोड़ के और ई को छोड़ के कौन सा एलिमेंट बचा है? दैट इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे सी आ जाता है। बी इंटू सी करेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ऐसे करके कंपोजिशन टेबल को मैंने कंपोज किया है, ठीक है ना। ये क्लेन्स-4 ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप नहीं है कि यहाँ पे नाम लिखा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ तन्मय चक्रवर्ती। इट इज नॉट द ग्रुप, इट इज द ग्रुप डिफाइंड बाय द क्लेन्स। ओके, ये मैंने खुद से बनाया नहीं है, ये बात पहले समझो। अभी देखो तुम लोग देख सकते हो कि ये ग्रुप क्लोज्ड है। मैंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है जहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट है और सभी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। और ऑब्वियसली हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में ये टेबल क्या हो रहा है? सिमेट्रिक हो रहा है। तो इफ एनी कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल डायगोनल देन दैट ग्रुप इज नथिंग बट ए कम्यूटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या हो चुका है? कम्यूटेटिव हो चुका है। लेकिन ये ग्रुप साइक्लिक कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सपोज हमारे पास ई है, तो ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ई का कुछ भी पावर ले लो, तुम ई का कुछ भी पावर ले लो तो वो क्या देगा? वो सभी टाइम, हर टाइम क्या देगा? वो हम लोग को ई बैक करेगा। ई का कुछ भी पावर ई को बैक करता है और कोई भी एलिमेंट ई से नहीं आता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ए को लेंगे तो ए का पावर 1 होगा तो वो ए होगा। ए स्क्वायर करेंगे तो वो ई आ जाएगा। ए क्यूब करेंगे तो फिर से ए आएगा। ए टू दी पावर 4 करेंगे तो ई आ जाता है, ठीक है ना। तो ए का कुछ भी पावर अगर हम लोग लेते हैं तो वो आइदर ई होता है या फिर ए होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली b का कुछ भी पावर लेंगे तो वो b को देगा या फिर e को देगा। c का कुछ भी पावर लेंगे तो वो c को देगा या फिर e को देगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं a से हम लोग b को नहीं निकाल सकते हैं, a से हम लोग c को नहीं निकाल सकते हैं। दैट मीन्स c कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ a, b कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ a। सो a इज नॉट ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप। जो जनरेटर होगा वो ग्रुप के सभी एलिमेंट को जनरेट करेगा। इसका मतलब ग्रुप में जो सभी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट ए टू दी पावर सम इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग को वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये ग्रुप क्या नहीं होगा? साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जनरेटर ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चले आते हैं, हमारे दो थ्योरम है यहाँ पे।
कुछ कुछ थ्योरम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं किया हुआ हूँ, ये सभी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए है। तो यहाँ पे जो भी थ्योरम मैंने प्रूफ किया है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरम को मैंने छोड़ दिया है उसमें से प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। तो the theorem says that if A be any generator of the group, then A inverse is also a generator। बहुत इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग थ्योरम बता रहा है यहाँ पे। अगर A कोई साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा तो A इनवर्स भी क्या होगा, उस ग्रुप का ही जनरेटर होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को दोनों जनरेटर, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रुप में तो हम लोग मिनिमम एक जनरेटर तो आएगा ही, दो भी जनरेटर आ सकता है, उससे ज्यादा भी जनरेटर आ सकता है। अगर मेरे पास दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो दोनों डिस्टिंक्ट जनरेटर अगर होगा तो चार जनरेटर हो जाएगा। अगर वो ही खुद का इन्वर्स हो रहा है, सेल्फ इन्वर्स हो रहा है, तो वो खुद ही एक एक जनरेटर होता है, ठीक है ना। तो फॉर एनी ग्रुप इफ ए बी एनी जनरेटर देन ए इनवर्स इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट थ्योरम ये एग्जाम में आया है और इसको मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा। लेट जी नॉट बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जी नॉट बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए, देन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत बार इसका एप्लीकेशन आता है। तो देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर जी हमारे पास कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और वो ए से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप विल बी इक्वल टू एन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा जनरेटर का भी ऑर्डर उतना ही होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द जनरेटर एंड ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बोथ आर ऑलवेज सेम। तो इसको पहले प्रूफ करेंगे। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन पकड़ के प्रूफ करेंगे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन। कॉन्वर्सली हम लोग शो करेंगे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन पकड़ के ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन। सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व प्रूफ द थ्योरम। सपोज ए लेट ए बिलोंग ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, then n is the least positive integer, order of a equal to n है तो n is the least positive integer for which a to the power n equal to e। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ऑर्डर के जो डेफिनेशन है। तो अगर a टू द पावर n इक्वल टू e है, वहां पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n होता है तो a स्क्वायर a क्यूब अप टू a टू द पावर n माइनस वन सभी क्या हो जाता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। तो a टू दी पावर n माइनस वन तो छोड़ दो, उसके बाद क्या आएगा a टू दी पावर n। a टू दी पावर n का एक्चुअली वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। all these elements belongs to G as well as all these elements are distinct elements of G। ठीक है ना, ये सभी तो ग्रुप का ही एलिमेंट होगा क्योंकि A को ही हम लोग कॉम्पोज कर रहे हैं। ग्रुप का क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है उसी से हम लोग जान सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट ग्रुप के अंदर रहेगा और ये सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो सेट होगा, सेट ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई, ये सेट जी सेट का सबसेट होगा क्योंकि ये सभी एलिमेंट कहाँ पे है, जी सेट के अंदर है। सो दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ जी। अगर हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जी सेट इज कंटेन्ड इन दिस, दैट इज जी इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो वी कैन नो दैट ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ A, then combining these two we can show that A and B both are equal set। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो सेट है ये सेट G सेट का सबसेट हो रहा है। अभी देखो हम लोग प्रूफ करेंगे G सेट भी ये सेट का सबसेट होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना है, G सेट से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को चूज करना है और दिखना है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट इस सेट के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो लेट X belongs to G be any arbitrary element। Now G is obviously generated by A, so X can be written in the form of a to the power some integer and according to the definition of the cyclic group. Now by division algorithm we can find out two integers Q and R such that P will be equal to NQ plus R। तो X equal to a to the power P हमने निकाला है by the help of the definition of the cyclic group। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने नंबर थ्योरी में तुम लोग को बताया था। So by applying division algorithm we obviously have two integers Q and R। तो P को हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि A का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर है n, जिसके लिए a टू दी पावर n क्या हो जाता है, e हो जाता है। तो n से हम लोग P को डिवाइड करते हैं और n से अगर P को डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ हम लोग को मिलेगा, दोनों इंटीजर Q and R such that P will be equal to NQ plus R, जहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, 0 लेस इक्वल्स टू R लेस देन n। तो अगर P का वैल्यू ये है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू a टू दी पावर P दैट इज इक्वल टू a टू दी पावर NQ प्लस R, दिस इक्वल टू a टू दी पावर n होल टू दी पावर Q।
compose a to the power r, obviously we can see. Now what is the value of a to the power n? A to the power n equal to identity element, so e to the power q, and e to the power q equals to e, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट्स को अगर हम लोग कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा. तो ई कंपोज ए टू द पावर आर दैट विल बी इक्वल टू ए टू द पावर आर फॉर जीरो लेस इक्वल्स टू आर लेस देन एन. तो अभी देखो आर का वैल्यू किसके बीच में लाई कर रहा है, जीरो से लेके एन के आगे तक, दैट इज जीरो लेस इक्वल्स टू आर लेस देन एन. तो जीरो से आर स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एन माइनस वन तक जाएगा. तो आर का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ए टू द पावर जीरो होगा, वो हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट एज ए ट्रिवियल केस. आर का वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो वो होगा ए, आर का वैल्यू टू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर होगा. आर का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक पुट कर सकते हैं, एन माइनस वन तक, ठीक है ना. तो आर का वैल्यू कुछ भी ले लो, एक्स का वैल्यू क्या होता है, आइदर ई होगा या फिर ए होगा या फिर ए स्क्वायर होगा, अप टू कितना तक जाएगा, ए टू दी पावर एन माइनस वन तक. अभी ई का वैल्यू जो है और ए टू दी पावर एन का वैल्यू सेम है, क्योंकि ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई है. तो एक्स का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कहां पे जा रहा है, ये सेट के अंदर जाएगा, ठीक है ना. एक्स मस्ट बिलोंग्स टू दिस सेट, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू ई. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एक्स क्या था, जी का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था और वो इस सेट के अंदर जा चुका है. दैट मींस जी इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट. नाउ इफ वी कंबाइन 1 and 2 देन वी कैन से दैट जी एंड दिस सेट बोथ आर इक्वल सेट. तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ g कितना हो गया, n हो गया. तो यहाँ पे मैंने पकड़ा था ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, दैट इज द जेनरेटर का ऑर्डर है n. तो यहाँ से मैंने शो किया ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज ऑल्सो इक्वल टू n, ठीक है ना. अभी कन्वर्सली प्रूफ करेंगे. कन्वर्सली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू अगर n होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए को n पकड़ेंगे. ऑर्डर ऑफ g अगर n होगा तो ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी लेस इक्वल टू n, क्योंकि a तो g का एलिमेंट है. तो अगर कोई एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता है, ठीक है ना. ग्रुप के ऑर्डर को अगर एक्सीड कर जाएगा तो वो तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा. तो कोई अगर एलिमेंट ग्रुप के अंदर है उसका ऑर्डर ग्रुप से छोटा होगा, क्लियर. सो ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी लेस इक्वल टू एन, दोनों पॉसिबिलिटी है, आइदर लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा. तो इफ पॉसिबल वी आर एज्यूमिंग ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम लेस देन एन, ठीक है ना. अगर ऑर्डर ऑफ ए एम हो रहा है तो केस नंबर 1 पे हमने प्रूफ किया है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होता है तो ऑर्डर ऑफ जी भी क्या हो जाता है, एन हो जाता है, ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एम होगा तो by the help of this case we can also show that order of g is also equal to m, but we have considered order of g equal to n, but here m is less than n, so it is nothing but a contradiction, ठीक है. तो ऑर्डर ऑफ ए अगर m हो जाता है तो by this case we can show that order of g is also equal to m. लेकिन हमने ऑर्डर ऑफ g क्या पकड़ा है, यहाँ पे n पकड़ा है ना, और m क्या है, n से छोटा है. तो हम लोग एक बार कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ g n है, उसके बाद हम लोग फिर से कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ g m है, जहाँ पे m n से छोटा हो रहा है. तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ग्रुप में डिफरेंट साइज ऑफ एलिमेंट मिल रहा है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. तो कॉन्ट्रडिक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय व्हाट, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम लेस देन ये नहीं होगा. तो अगर लेस देन नहीं होगा तो क्या हो सकता है, लेस देन होता है या फिर इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू होगा, ठीक है. नेक्स्ट चले आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, लेकिन ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग को मालूम करना है. ए फाइनाइट ग्रुप जी नॉट विल बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ बी विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. तो पहला जो थ्योरम यहाँ पे जो मैंने थ्योरम बताया था, और ये थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 के बीच में कितना डिसिमिलरिटी है मैं तुम लोग को ये समझा देता हूँ. थ्योरम नंबर 3 में ये बोला है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए ग्रुप का जो ऑर्डर होगा और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो दोनों क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना. थ्योरम नंबर 3 सेज दैट इफ द ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आर सेम. बट थ्योरम नंबर 4 सेज दैट हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है, जस्ट एक फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, हम लोग नहीं जानते कि वो साइक्लिक है कि नहीं है. हम लोग कह सकते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप होगा अगर हम लोग को क्या मिलता है, उस ग्रुप में अंदर एक एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के साथ मैच कर जाता है. तो तुम लोग डिफरेंस समझ सकते हो. तो थ्योरम नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप हमारे पास है जो फाइनाइट ग्रुप है, तो वो फाइनाइट ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट हम लोग को मिल जाता है बी सच दैट ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ जी आर सेम, देन द ग्रुप विल बिकम ऑटोमेटिकली साइक्लिक ग्रुप, ठीक है. इसको पकड़ के हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. नेक्स्ट चले आते हैं थ्योरम नंबर 5. ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम पे. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोग को बता देता हूं, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जी, उसका ऑर्डर है n और जनरेटर है a, तो a टू द पावर r इज ऑल्सो ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप इफ r इज लेस देन n एंड r इज प्राइम टू n. अगर कोई ग्रुप हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका जनरेटर है a,
then a to the power r is also a generator of the group if and only if r is less than n and r is prime to n, ठीक है ना। तो ग्रुप में कोई अगर जनरेटर होगा a, तो a to the power r भी जनरेटर होगा अगर r का वैल्यू लेस देन n होगा और r प्राइम टू n होगा। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं तुम लोग को अच्छे से समझा देता हूं। देखो, सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज अगेन साइक्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप है हमारे पास जो खुद से एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। सपोज जी नॉट बी ए ग्रुप एंड एच नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, ठीक है, और जी इज साइक्लिक जनरेटेड बाई ए, जी का एक जनरेटर है ए। तो यहाँ पे तीन केस हम लोग को दिखने को मिलता है। एक होता है H एक ट्रिवियल सब ग्रुप है जहां पे ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, H कंटेन ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं e टू दी पावर n इक्वल टू e हो जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो फॉर दिस केस H इज ऑब्वियसली साइक्लिक जनरेटेड बाई e। अगर H नॉट इक्वल टू सिंगलटोन सेट e हो रहा है, इसका मतलब ये है कि H के अंदर e आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही, उसके साथ भी कुछ और एलिमेंट है। देन इफ H इक्वल टू g, तो अगर H और g दोनों सेम है, जैसे एक ग्रुप तो माने एक सेट तो खुद का सबसेट होता है ना, A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो अगर हम लोग समझते हैं कि H एंड G बोथ आर इक्वल सेट, देन ऑब्वियसली वी हैव कंसीडर्ड हियर G इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, देन H इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A। तो ये दोनों जो केस होता है, ये दोनों केस होता है इम्प्रॉपर केसेस, ठीक है। अभी प्रॉपर सब ग्रुप के लिए हम लोग केस करेंगे। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर H नॉट इक्वल टू सिंगलटोन सेट E है, तो यहाँ पे H नॉट इक्वल टू सिंगलटोन सेट E का मतलब H पे कुछ एलिमेंट्स है और H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G है। तो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब ये होता है कि ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, वो H के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेट H बिलोंग्स टू कैपिटल H बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है, कैपिटल H तो G का सब ग्रुप है, तो अगर G का सब ग्रुप है तो G में जो भी एलिमेंट है उसी का सब कलेक्शन तो H फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो H अगर कैपिटल H का एलिमेंट होगा तो H कहाँ पे रहेगा, G पे भी रहेगा। अभी देखो G किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। तो if G is generated by A, then this H can be put in the form of a to the power some integer r belongs to Z. Obviously, we can write down this. Now, if H equal to a to the power r for r belongs to Z, then we can also say that H belongs to capital H imply H inverse is also belongs to capital H. H तो H का एलिमेंट है, कैपिटल H का एलिमेंट है ना, तो कैपिटल H क्या है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप अगर होगा तो वो ग्रुप होगा। तो अगर सब ग्रुप होता है तो सभी एलिमेंट का इनवर्स भी कहाँ पे रहता है, सब ग्रुप के अंदर रहता है। तो इफ H बिलोंग्स टू कैपिटल H, देन H इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। अभी H का वैल्यू क्या है, a टू दी पावर r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर माइनस r बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a टू दी पावर r भी कैपिटल H के अंदर है, a टू दी पावर माइनस r भी कैपिटल H के अंदर है। अभी देखो r का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो h इक्वल टू a टू दी पावर r गिव्स अस द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a। इफ r इज नेगेटिव क्वांटिटी देन a टू दी पावर माइनस r गिव्स अस पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a। तो इसका मतलब ये है r का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो h का वैल्यू जब a टू दी पावर r होगा तो a का कुछ पॉजिटिव इंटीजर पावर हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे होगा, कैपिटल H के अंदर होगा। अगर r नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो a टू दी पावर माइनस r क्या हो जाता है, पॉजिटिव पावर ऑफ a हो जाता है। तो either cases if r is positive integer or r is negative integer, then we can see that there exists some positive integral power of a। r का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो a टू दी पावर r पॉजिटिव इंटीजर पावर हो जाएगा, और r का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो a टू दी पावर माइनस r क्या होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a हो जाएगा। तो आइदर केसेस में हम लोग देख सकते हैं a का कुछ पॉजिटिव पावर किसके अंदर है, कैपिटल H के अंदर है। तो a का कोई पॉजिटिव पावर अगर कैपिटल H के अंदर है तो बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, दैट इज एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर हैज ए लिस्ट एलिमेंट। कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट लेंगे तो वहां पे लिस्ट एलिमेंट रहेगा। ये भी मैंने नंबर थ्योरी में तुम लोग को बताया था। तो अकॉर्डिंग टू द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड आउट ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m, जिसके लिए क्या होगा, a टू दी पावर m H सेट के अंदर चला जाएगा।
ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लो। ए का कुछ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कहाँ पे है, एच के अंदर है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगर है तो वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर तो हम लोग को मिलेगा, वो मिलता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से, जिसके लिए ए टू दी पावर एम कहाँ पे चला जाएगा, एच सेट के अंदर चला जाएगा। नाउ वी हैव टू शो दैट एच इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू दी पावर एम। ये हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस कंसीडर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच से H1। सो H1 फिर से क्या कहां पे चला जाएगा, G के अंदर चला जाएगा। G कहां से किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है। तो H1 को हम लोग A टू दी पावर P फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी डिविजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे और M से हम लोग क्या करेंगे, P को डिवाइड करेंगे। तो इफ वी डिवाइड P बाई M देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q एंड R such that P will be equal to MQ plus R, जहां पे S का वैल्यू कहां पे जाएगा, 0 लेस इक्वल्स टू S लेस देन M। तो अभी H1 का वैल्यू क्या हो जाता है, A टू दी पावर P दैट इज इक्वल्स टू A टू दी पावर MQ प्लस S। ठीक है, अभी देखो A टू दी पावर P इक्वल टू H1 और H1 कहां पे है, कैपिटल H के अंदर है। तो A टू दी पावर P कहां पे चला गया, H के अंदर चला गया। अभी A टू दी पावर M भी कहां पे है, H के अंदर है। तो A टू दी पावर माइनस M भी कहां पे जाएगा, A टू दी पावर माइनस M भी H के अंदर जाएगा। तो अगर ये H का एलिमेंट है तो इसको जितना भी टाइम्स तुम कंपोज करो वो H के अंदर ही रहता है। तो A टू दी पावर माइनस M को हम लोग Q टाइम्स कंपोज किए हैं, तो ये कहां पे चला जाएगा, H के अंदर चला जाएगा। तो A टू दी पावर P H के अंदर है, A टू दी पावर माइनस M Q H के अंदर है, दैट इज इक्वल्स टू A टू दी पावर P कंपोज A टू दी पावर माइनस M Q भी कहां पे चला जाएगा, H के अंदर चला जाएगा। दोनों ही तो H का एलिमेंट है ना। तो H का क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं A टू दी पावर P कंपोज A टू दी पावर माइनस M Q बिलोंग्स टू H, दैट इज A टू दी पावर P माइनस M Q बिलोंग्स टू H। तो A टू दी पावर P माइनस M Q का वैल्यू क्या होता है, P माइनस M Q का वैल्यू होता है S, और S का वैल्यू कहां पे है, देखो S का वैल्यू M से छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहां से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, कैसे आएगा, तो A टू दी पावर P माइनस M Q बिलोंग्स टू H दैट इज A टू दी पावर S बिलोंग्स टू H। तब S का वैल्यू क्या है, M से छोटा है। हम लोग पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं M है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर M है, जिसके लिए A टू दी पावर M बिलोंग्स टू H हो रहा है। फिर से हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं S M से एक छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए A टू दी पावर S M के अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एस का वैल्यू एम से अगर छोटा होगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो एस का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो एस का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 होता है तो पी इक्वल टू क्या हो जाता है, एम क्यू। तो पी इक्वल टू एम क्यू का मतलब क्या होगा, H1 इक्वल्स टू A टू दी पावर P दैट इज A टू दी पावर M Q दैट इज A टू दी पावर M होल टू दी पावर Q। तो H1 क्या था, H1 कैपिटल H का कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था। तो कैपिटल H का कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को हम लोग A टू दी पावर M होल टू दी पावर Q से लिख सकते हैं। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H कैन बी पुट इन द फॉर्म A टू दी पावर M होल टू दी पावर सम इंटीजर। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल H क्या हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा generated by A to the power M। तो combining all cases we can see that subgroup of a cyclic group is obviously a cyclic group। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग प्रूफ करेंगे। शो दैट द ग्रुप 1 2 3 4 5 6 फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7। तो एक्चुअली यहाँ पे Z7 का एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0 बार नहीं है, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे बार देके लिखा हुआ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो था एग्जाम पे, वहां पे बार गिवन नहीं था। अगर तुम लोग मेरे लेक्चर फाइनाइट ग्रुप को फॉलो कर चुके हो, वहां पे मैं उसके बाद मैंने एक तुम लोग को लेक्चर दिया था कि ग्रुप ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस, तो उसी का ये प्रॉब्लम है। अभी तुम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलो 7 बार के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप है, तो वो लेक्चर तुम लोग अगर फॉलो कर चुके हो तो ये कंपोजिशन टेबल तुम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो ये कंपोजिशन टेबल कैसा आता है एक बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे कोई भी दोनों एलिमेंट को पकड़ो, उसको प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर होगा उसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो x7 को यहाँ पे 1 2 अप टू 6 लिखा हुआ है, 1 2 अप टू 6 यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। यहाँ पे 1 एक्चुअली मीन कर रहा है 1 बार को, ठीक है ना, 1 बार या फिर बॉक्स ऑफ 1 को मीन कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई बार फार नहीं था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई बार बॉक्स नहीं दिया हुआ है, सिंपली इसको लिखा हुआ है जैसे प्रॉब्लम स्टेटेड था, ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 1 होगा, 1 से कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेट वापस आ जाता है। अभी 2 से देखो, 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 2 इंटू 4 क्या होता है 8। 8 का मतलब क्या है, 7 से उसको डिवाइड करना है। जब भी 7 से ज्यादा हो जाएगा 7 से डिवाइड कर दो। तो 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, 8 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होता है 1, तो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 1।
2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होता है 3, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। 2 इंटू 6 क्या होगा 12, 12 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा 5, तो 5। ऐसे करके मैंने कंप्लीट किया हुआ है और ये तो ग्रुप होगा, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये साइक्लिक ग्रुप होने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निक अप्लाई किया है, सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाला है। तो ऑर्डर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का 1 ऑर्डर तो 1 ही होता है। अभी 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 4 होगा, तो 2 क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 होगा, दैट इज 8। तो 8 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है 1 होता है। तो 2 क्यूब करने से हम लोग को क्या मिल जाता है 1 मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या हो गया 3 हो गया। अभी 3 का भी ऑर्डर निकालेंगे, तो 3 का ऑर्डर निकालने के यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो रहा है 6 आ रहा है। ये ग्रुप में कितना एलिमेंट है 6 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो थ्योरम मैंने तुम लोगों को बताया था कुछ देर पहले कि अगर कोई ग्रुप में अगर हम लोग को एक एलिमेंट मिल जाता है जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर जाता है, तो वो ग्रुप साइक्लिक हो जाता है और वो एलिमेंट उसका जनरेटर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 का जो मैंने यहाँ पे 3 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 9 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर होता है 2। 3 क्यूब करते हैं, 3 क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 करेंगे तो वो 6 होगा। अभी फिर से 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा वो 18 हो जाएगा। 18 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाता है 4। 4 इंटू फिर से 3 करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। 3 टू दी पावर 5 इक्वल टू 12। 12 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर होगा 5, और 5 को फिर से 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 3 टू दी पावर 6 इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई डिवाइडिंग मॉड्यूलो 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू 6 एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लोग को एक एलिमेंट मिल गया जिसके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा, जनरेटेड बाय द एलिमेंट होच्छे 3, ठीक है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर द अदर जनरेटर्स, ठीक है। इसके बाद ये प्रॉब्लम मैं तुम लोगों को लिए छोड़ देता हूँ, ये तुम लोग खुद से करो, ऑलरेडी डन प्रॉब्लम है। तुम लोगों को यहाँ पे ग्रुप का जनरेटर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये अच्छे से तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लो और मुझे जरूर बताना कमेंट पे कि तुम लोग ये सॉल्व कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम मैंने सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिया है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 10 एंड एक्स बी ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप, देन लिस्ट ऑफ जनरेटर्स आर। अगर हम लोग जानते हैं कोई ग्रुप का ऑर्डर n है तो a टू दी पावर r भी एक जनरेटर होता है, जहाँ पे r लेस देन n है और r प्राइम टू n है। कुछ देर पहले मैं ये थ्योरम का तुम लोगों को स्टेटमेंट दिया था। तो x टू दी पावर r भी यहाँ पे जनरेटर होगा, जहाँ पे r लेस देन 10 होगा और r प्राइम टू 10 होगा। तो 10 के साथ कौन सा इंटीजर प्राइम होता है, 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है। तो और कितना जनरेटर मिलेगा, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 3, x टू दी पावर 7, x टू दी पावर 9। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये भी एग्जाम में आता है और ये प्रॉब्लम हम लोग को अच्छे से समझना है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है। शो दैट द n nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स ए साइक्लिक ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छे से समझना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई जनरल इक्वेशन है x टू द पावर n इक्वल टू 1, उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना रूट्स मिलेगा, n रूट्स मिलेगा। तो अगर n रूट्स मिलता है तो वो n रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करता है। इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ये जो प्रॉब्लम मैंने n से किया हुआ है, ये प्रॉब्लम तुम लोगों को एग्जाम पे 15 से भी आ सकता है, 17 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है। तो अगर x टू द पावर 6 इक्वल टू 1 रहेगा तो n के जगह पे हम लोग 6 पुट करेंगे, x टू द पावर 7 इक्वल टू 1 रहेगा तो n के जगह पे 7 पुट करेंगे, x टू द पावर 15 इक्वल टू 1 रहेगा तो n के जगह पे 15 पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या कर रखा हुआ है, तुम लोग उसको अच्छे से समझ लो तो बाकी प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन है x टू दी पावर n इक्वल टू 1। तो x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 टू दी पावर 1 बाई n। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस i sin 2k पाई, जहाँ पे k है इंटीजर से आ रहा है, यहाँ पे नोट कर लेना k बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है ना। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos 2k पाई करेंगे, cos 2 समथिंग पाई इक्वल्स टू 1 एंड sin 2k पाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये 1 आ जाता है। तो cos 2k पाई दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस i sin 2k पाई होल टू दी पावर 1 बाई n। तो 1 बाई n को डी मोइवर्स थ्योरम से हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1 बाई n यहाँ पे अंदर आ जाएगा और k बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाता है cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n होल टू दी पावर k। और k का वैल्यू मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 0 अप टू n माइनस 1 तक। ये होता है डी मोइवर्स थ्योरम। ये तुम लोग क्लास 11-12 में कर चुके हो डी मोइवर्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक
ये जो नंबर है मेरा cos 2 पाई बाई n प्लस i sin 2 पाई बाई n, इसको हम लोग अल्फा पकड़ते हैं। तो ये अगर अल्फा है तो x का कितना वैल्यू मिलता है, अल्फा टू द पावर k का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, अप टू n माइनस 1 है। तो x का कितना वैल्यू मिलेगा, x टू द पावर अल्फा टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, अल्फा टू द पावर 1, अल्फा टू द पावर 2, अप टू अल्फा टू द पावर n माइनस 1। So these are the complete set of n roots of the equation x to the power n equal to 1। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सेट के अंदर ले लेते हैं। लेट कैपिटल S इक्वल टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1, जहां पे अल्फा टू द पावर n क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये सेट क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये सेट एक सेट सबसेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हर वक्त सेटिस्फाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेट भी क्या करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 है मेरा एक एलिमेंट, जहाँ जिसके साथ कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो वो एलिमेंट वापस आ जाता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अभी इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है। अल्फा को अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 1 देता है। अल्फा स्क्वायर को अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 1 होता है। तो 1 अल्फा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1, इस सभी का इनवर्स क्या होगा, 1 अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 अल्फा टू दी पावर n माइनस 2 अप टू अल्फा रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं s, डॉट फॉर्म से ग्रुप। तो यहाँ पे तो ग्रुप हो गया, अभी हम लोग को प्रूफ करना है कि साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो ये ग्रुप का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ऑर्डर ऑफ अल्फा भी कितना है, वो n है, क्योंकि अल्फा टू दी पावर n क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा भी n है, और ये सेट का ऑर्डर भी क्या है, n है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सेट बोथ आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आर इक्वल। तो कोई ग्रुप का ऑर्डर अगर कोई एलिमेंट के ऑर्डर के साथ इक्वल हो जाता है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, एज वेल एज वो एलिमेंट क्या हो जाता है, ग्रुप का जेनेरेटर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ एस इक्वल टू n, तो एस इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा। और अगर बहुत सारा जेनेरेटर हम लोग को इसी ग्रुप में चाहिए तो वो बाकी ग्रुप जेनेरेटर भी हम लोग को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अल्फा टू दी पावर r will be a generator of this group whenever r is less than n and r is prime to n. So with this problem my topic of the cyclic group ends.